आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो है हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता में एलटी ग्रेड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। समसामयिकी घटना चक्र 2019 से संबंधित प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया? तो कौन से वैज्ञानिक थे? ऑप्शन जो है दिया है, तो ऑप्शन जो है बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है? तो ऑप्शन जो है ए बीज वापन काल मिस्र बंधु जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? हिंदी को, तो ऑप्शन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को, तो यह है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामवत योग्य नाम इनके द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? यह राहुल संकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल को सिद्ध सामवत युग कहा गया है, तो ऑप्शन जो है कौन सा है? राहुल संकृत्यायन ने कहा है, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो नाम किसने दिया है? राहुल संकृत्यायन ने नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम जो है राहुल संकृत्यायन है, तो ऑप्शन जो है डी सही है। एक ही प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल को बीज वापन काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया है? तो कौन दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 13, आदिकाल का वीर काल नामकरण जो है किसने किया है? तो ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को हिंदी काल नाम किसने दिया है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? कौन सा नाम जो है आदिकाल का नहीं है? तो यह गद्यकाल जो है आदिकाल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 16, आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो यह है मिस्र बंधु ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो है कूट दिया है, तो सही सुमेलन इस प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल, राहुल संकृत्यायन जो है सिद्ध सामंत काल को, मिस्र बंधु जो है प्रारंभिक काल दिया है। क्वेश्चन नंबर 18,
इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी की गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन कहा, प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? कौन है यह, कौन से कवि है? तो यह कवि का नाम है रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न जो है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो है कौन से है? पाली भाषा है। ऑप्शन जो है डी से है। पाली जो है प्राकृत भी कहते हैं पाली को। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न जो है 21, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से संबंधित जो है कौन सी है? यह है भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न जो है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, कौन सी भाषा है? ऑप्शन दीजिए है ढोला मारू रा दूहा। 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 23, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, रचना का नाम जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पंच पांडव रचित रास की रचयिता है, तो इसकी रचयिता जो है शालिभद्र है। ऑप्शन जो है ए है, शालिभद्र सूरी हैं, जो एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश का शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है महाभास्कर पतंजलि ने किया है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, और अवहट्ट अपभ्रंश शब्द है, शब्द का विकृत रूप है, तो इसका कौन सा है? ग्रामीण अपभ्रंश। तो ऑप्शन जो है ए सही है, ग्रामीण अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 27, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट शिखा रूप मिलता है। ऑप्शन जो है सी सही है, शिखा। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी की प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि का नाम जो है कौन है? सरहद पाद। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 29, हिंदी के इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे, तो प्रथम कवि थे तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, सिद्धांतों का प्रथम कवि है, सिद्धांतों का प्रथम कवि जो है कौन है? ऑप्शन सी गुंजदीपा है। क्वेश्चन नंबर 31, सरहद पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, सरहद पाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, कौन कवि माने थे? पंडित राहुल संकीर्त्यायन ने माना है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, किसे स्वीकार किया है? तो यह है सरहप्पा को स्वीकार किया है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो कौन माना है?
राम कुमार वर्मा ने माना है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक जो है कौन है? सरहप्पा है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? हिंदी के संबंध यह मत व्यक्त है इस प्रकार 10वीं 14वीं शताब्दी का काल इसे आदिकाल कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। तो यह है परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो यह है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसका पुराना हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो यह है राजा मंजू को। ऑप्शन जो है सी है, राजा मंजू को स्वीकार किया है प्रथम हिंदी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है, स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या जो है 42, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के महाकवि कौन थे? यह स्वयंभू थे। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, स्वयंभू की कृति का नाम है। स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, पौम चरू। क्वेश्चन नंबर 44, पौम चरू किसकी रचना है? तो ये है स्वयंभू का है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ये है किस में लिखा गया है? महापुराण में लिखा गया है। ऑप्शन जो है ए सही है, महापुराण में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो ऑप्शन जो है ए है, भविष्यक्त कहा जाता है। भविष्यक्त कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अपभ्रंश का भावभुक्ति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को माना जाता है। पुष्पदंत को माना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत को नहीं है? पुष्पदंत को नहीं है। तो यह है ऑप्शन डी, पौम चरू। ये किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू की रचना है। क्वेश्चन नंबर, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? तो यह है महापुराण जो है नहीं है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि जो है अमीर खुसरो हैं। तो ऑप्शन जो है ए है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? कवि का नाम जो है अमीर खुसरो है।
ऑप्शन जो है बी है, जनक कहा जाता है खड़ी बोली का। क्वेश्चन नंबर 52, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो इसमें दिया है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा को बढ़ाना। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? कौन सी है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, राउल वेल है। अगला प्रश्न है, राउल वेल किस तरह की रचना है? किस तरह की रचना जो है तो यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। ऑप्शन जो है ए सही है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन है? ऑप्शन जो है बी सही है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 57, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ क्या है मतलब? तो यह है व्याकरण है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना जो है व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा जो है कौन सी है? ब्रज भाषा है। आदिकाल की भाषा जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 60, रसो ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? रसो ग्रंथ जो है डिंगल पिंगल में लिखी गई है। ऑप्शन जो है डी में है, डिंगल पिंगल में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 61, चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चरण साहित्य जो है दूसरा नाम क्या है? तो यह है रसो साहित्य का। ऑप्शन जो है डी सही है, रसो साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में से नहीं है? तो यह है ऑप्शन जो है सी, सारंगधर। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर अब 67, विसल देव रसों की रचयिता है। विसल देव की रचयिता जो है कौन है? नरपति नल्ला है। ऑप्शन जो है सी सही है, नरपति नल्ला है। अगला प्रश्न है, विसल देव रसों की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन जो है नरपति नल्ला। ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित रसो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो कौन सा है? विसल देव रसो है। ऑप्शन जो है ए सही है, विसल देव रसो। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस रसो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ने होकर श्रृंगार रस है? तो यह विसल देव रसो है। क्वेश्चन नंबर 71, राजमाता से रूठ कर विसल देव कहाँ गया था? तो कहाँ गया था? उड़ीसा। ऑप्शन जो है बी सही है, उड़ीसा में गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर, किस रसो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। तो यह जगनीक का परमाल रसो, जगनीक का परमाल रसो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो यह है परमाल रसो।
ऑप्शन जो है बी सही है, परमाल रसो माना जाता है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 74, आल्हा और उदल की रचित चरित्र का वीर गद्यात्मक काव्य के रूप में रचने वाली कवि हैं, तो कौन कवि हैं? जगनीक हैं। कवि का नाम जो है जगनीक है। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? परमाल रसो है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, आल्हा खंड का दूसरा नाम कौन है? देखिए प्रश्न जो है वही घुमा फिरा कर पूछा गया है। ऑप्शन ए परमाल रसो है। क्वेश्चन नंबर 77, परमाल रसो काव्य कृति के कवि का नाम है, कवि का नाम क्या है? यह है जगनीक है, कवि का नाम जो है जगनीक है। क्वेश्चन नंबर 78, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो इसका जो है ऑप्शन ए है, परमाल रसों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, कवि जगनीक की रचना का नाम क्या है? जगनीक, तो यह है आल्हा खंड नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, परमाल रसों के लेखक हैं, परमाल रसों के लेखक जो है कौन है? तो यह है जगनीक है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, 12 बरिस ले कुकर जी हैं, ओ 13 ले जी हैं सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विद्या की रचना है? ऑप्शन जो है 81 का जो है डी है, आल्हा है ये। क्वेश्चन नंबर 82, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? का नाम है पृथ्वीराज रसो नाम है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 83, वीर पृथ्वीराज रसो महाकाव्य की रचयिता है, कौन है? चंद्र बलदाई। ऑप्शन जो है चंद्र बलदाई है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वीराज रसो की रचयिता कौन है? चंद्र बलदाई है। ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज रसो की रचयिता का नाम बताइए। चंद्र बलदाई। चंद्र बलदाई किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी जो है कवि थे? महाराजा पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? तो यह है चंद्र बलदाई। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रसो को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रसो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो यह है विशल देव रसो जो है नरपति नल्ला है, पृथ्वीराज रसो जो है चंद्र बलदाई है, परमाल रसो जो है जगनीक है, कुमार रसो जो है दलपति विजय है। कुमार रसो की रचयिता कौन है? दलपति विजय है। तो ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 91, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, जो है नहीं है सिख साहित्य। ऑप्शन जो है सी सही है, सिख साहित्य। क्वेश्चन नंबर 92, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? केबीसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा जो है 1050 से 1375 तक है। 1050 से ऑप्शन जो है ए है, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है।
क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? वीर गाथा काल की रचना जो है नहीं है, तो यह है भक्तमाल जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का जो है नहीं है, तो यह है नाभादास जो है नहीं है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल का है? आदिकाल का जो है। क्वेश्चन नंबर 96, तो इसमें है विद्यापति पदावली। पदावली जो है आदिकाल का है। क्वेश्चन नंबर, पदावली आदिकाल की रचना है जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुसागर, विजय तथा ब्रह्म गीत भक्ति काल की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। रस जो है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख है, तो यह है वीर रस है। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? कुल कितने ग्रंथ हैं? 14 ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 99, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो यह है मैथिली भाषा में। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कौन सी प्रकाशित होकर संपादित नहीं हुई? तो यह है कीर्तिपातका। कीर्तिपातका जो है अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 101, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहलाएं? मैथिल कोकिल कहलाएं, तो ये है पदावली को लेकर। क्वेश्चन नंबर 102, देसिल बआना सब जन मिथ्या या प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? किसने कही है? विद्यापति में कही गई है। विद्यापति में कहा गया है, इसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। क्वेश्चन नंबर 112, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा कहा जाता है। ऑप्शन जो है डी संध्या। संध्या। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन साहित्य नहीं है? तो यह है सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? जयदेव अभिनव की उपाधि से विभूषित है, तो यह है विद्यापति है। विद्यापति है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 104, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो यह है कढ़प्पा। कढ़प्पा जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य में नहीं है? सिद्ध साहित्य में नहीं है, तो यह है गोपी चंद्र। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 107, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह सिद्ध साहित्य है। ऑप्शन जो है ए सही है। नाथ पंथ की प्रणेता कौन है? कौन है? तो यह है आदिनाथ है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। गोरखनाथ के गुरु का नाम जो है क्या है? तो इनका नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ है। ऑप्शन जो है ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 110, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का क्या अर्थ है? तो यह है ऑप्शन डी, ह का अर्थ सूर्य और थ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग है। क्वेश्चन नंबर 111, सिद्धों की रचना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की रचना जो है, तो ऑप्शन जो है ए है, ब्रज में शून्य का पूरक तत्व जो है ब्रज है। तो 101 प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। तो इसमें जो है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख बारे में